हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, उसका जो प्रश्नावली और 9.2 का जो पार्ट 2 है वो हम डिस्कस करेंगे। 9.1 मैंने अच्छे से समझा रखा था। 9.2 का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी करा रखा है। 9.3 कंप्लीट है, 9.4 ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है ना बच्चों, आप बस ऐसे सर्च करो क्लास 11th, जो भी एक्सरसाइज देखनी वो लिखो और आगे चैनल का नाम लिख दो, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक डिटेल में कर चुके हैं और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, दो समांतर श्रेणियों के nवें पदों का योगफल ये है, इतना अनुपात इतना है, तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन क्लास 10th में भी था RD शर्मा में, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रखा है, दो श्रेणियों के n पदों का योगफल। ठीक है, Sn1 Sn2, जो अनुपात हमें दे रखा है वो दे रखा है 5n + 4 बट्टे में है 9n + 6। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। आपको पता है Sn जो होता है वो क्या होता है सूत्र, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये चीज़ होती है, आपको पता है। तो हमारे पास दो श्रेणी है, कितनी श्रेणी है, दो श्रेणी है, तो इसीलिए Sn1 Sn2 किया है। तो अगर इस श्रेणी का अगर दो श्रेणी है हमारे पास, अगर एक श्रेणी AP1 है और एक श्रेणी AP2 है, तो इस श्रेणी का प्रथम पद A है और सार्वंतर A1 D1 मान लो और इसका A2 D2 मान लो। ठीक है, लिख देना, माना प्रथम श्रेणी के प्रथम पद व सार्वंतर A1 व D1 है तथा द्वितीय समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर A2 D2 है। ये लिख देना आप। ठीक है, अब सूत्र में रख रहे हैं मान को। देखो सूत्र क्या होता है, n/2, n की जगह n ही रहेगा, n/2 2a1 + n - 1 × d1। फिर यहाँ जाएगा n/2 2a2 n - 1 d2। अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 5n + 4 9n + 6। हमें ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या हुआ, दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ तो हमें दे रखी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमें गिवन है। हमें जो निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें क्या ज्ञात करना है, उसका भी अनुमान कर लो ना। हमसे बोला उनके 18वें पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी कि 18वें पद का मतलब ये 18 बट्टा ये 18, मतलब ये प्रथम श्रेणी का 18 पद और द्वितीय श्रेणी का 18वें पदों का अनुपात कितना होगा वो ज्ञात करना है। बोले तो A1 + 17 D1 बट्टे A2 + 17 D2 का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। 18वां पद मतलब एक काम कर देते हैं, प्रथम पद हमने A1 माना है और हम D1 माना है पहले के लिए, तो A1 + 17 D1 आ जाएगा। और दूसरे के लिए हमने A2 प्लस और सार्वंतर D2 माना है, तो A2 + 17 D2 आ जाएगा। इसका अनुपात हमें निकालना है इसकी मदद से, ये ध्यान रखना है। n/2 से n/2 कट गया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 2a1 + n - 1 d1 2a2 n - 1 d2। इस तरफ जो है उसको वैसे का वैसे रखते जाओ। अगर आपको पद निकालना है ना, तो देखो A1 सिंगल होता है, इसके साथ कोई टोफू नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों में 2 से भाग कर दूँगा।
देखो इसको मैं कैसे दो, अगर 2 से मैं भाग करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों में करना है, सिर्फ एक में नहीं, ठीक है। डिटेल में करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इधर कुछ नहीं करना, इधर जैसा है वैसे का वैसे ही रखो, ठीक है। सो देखो ये 2 से 2 कटा, ये कटा, ये क्या आ गया, A1 प्लस n-1 बट्टा D1, E2 प्लस n-1 बट्टा 2 D2। देखो ये इसके जगह अपन को क्या चाहिए, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इसके जगह अपन को क्या चाहिए, इस तरफ तो है 5n प्लस 4, ठीक है। इसके जगह पर अपन को क्या चाहिए, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर 17 चाहिए। A1 प्लस 17 D1, ये देखो A2 प्लस 17 D2, यही चाहिए ना अपन को, है ना। तो इसकी जगह पर मैं 17 पदों का, ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः 18वें पदों के अनुपात के लिए, ठीक है। आपको इसकी जगह पर n-1/2 की जगह पर 17 चाहिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 और माइनस के इधर एक जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जहाँ n है ना, n, वहाँ n की जगह पे आपको कितना रखना है, 35 रख देना है। कितना रख देना है बेटा, 35 रख देना है। अतः, ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा A1, इस पूरे की जगह पर क्या जगह सरल करने पर, इस पूरे की जगह तुमने क्या रखा है, 17 रखा है, 17 D1 A2 17 D2। अब तुम्हें n की जगह पर क्या रखना है, 35 रखना है। 5 × 35 प्लस 4, 9 × 35 प्लस 6, ठीक है। 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 प्लस 4, 5 9 45, हासिल लगा 4, 9 तिया 27 और 4 31। हल करोगे इसको, ये आ जाएगा 179 बटा 321। तो जो 18वें पदों का अनुपात होगा वो 189/321 होगा। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया, बहुत ही आसान तरीके से। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो, समझ जाए तभी दूसरे क्वेश्चन में पढ़ो, वरना नहीं, ठीक है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो, प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कोई समांतर श्रेणी है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जो पहला पद है ना बेटा, उसको मैंने ए माना और सार्वांतर डी है, ये मैंने मान लिया, ठीक है, ये चीज़ मैंने मानी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन, यानी कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि प्रथम p पदों का योगफल एच पी बराबर क्या दे रखा है, q पदों का योगफल की तरह एच क्यू दे रखा है। आपको एच एन बराबर पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें चीज़ दे रखी है और हमें क्या निकालने के लिए बोला है, p प्लस q पदों का योगफल। p प्लस q पदों का योगफल कितना होगा वो हमसे निकालने के लिए बोला गया है, ठीक। ये चीज़ आई समझ में, p पदों का योगफल यानी कि n की जगह पर p रखना है, 2a प्लस p-1 और इधर n की जगह पर q रखना है, q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। इसके बट्टे में दो, इसके बट्टे में दो, कैंसिल, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब आपको ना हल करना है ढंग से, ठीक है। आपको अब क्या करना है, हल करना है। अब क्या किया जाए, हल करते हैं। देखो अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2AP
ठीक है। पी से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के पी, बाहर से डी, अंदर गुणा करोगे 2a क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू डी। ठीक है। सो एक तरफ ले आओ सभी चीज़ों को, ये और ये इधर आ जाएंगे 2ab 2aq। ठीक है। ये जी, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। ये चीज़ हो गई। आप देखोगे तो यहाँ से 2a उभयनिष्ठ है, 2a ले लो कॉमन, p माइनस के क्यू, और यहाँ से अगर मैं d उभयनिष्ठ निकाल दूँ तो क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू माइनस के पी स्क्वायर प्लस के पी, ये आ जाएगा। माइनस को भी खोल दिया। ठीक है। और इसको, और अगर इसको साथ में लिखें, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को मैंने साथ में रखा, और ये हो गया p माइनस के क्यू, इसको एक साथ रख दिया। तो इसको खोल के क्या लिख सकता हूँ मैं, q माइनस पी गुणा q प्लस पी लिख सकता हूँ, और यहाँ से आ जाएगा p माइनस के क्यू, है ना। अब इधर से p माइनस क्यू है, अगर तुम्हें p माइनस क्यू निकालना है, p माइनस क्यू अगर कॉमन निकालना है, तो इधर से देखो बेटा क्या बचेगा, पूरा पूरा बाहर आ गया 1, इधर से माइनस आ जाएगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ बच जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है। ये वाला चीज़ बाहर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव कॉमन है, क्योंकि यहाँ q माइनस पी और हम निकाल रहे हैं p माइनस क्यू, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है। और इधर क्या ऑलरेडी p माइनस क्यू 2 है, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, ए इधर दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या बचा, 1 p प्लस क्यू बट्टे में 2, और इधर गुणे में क्या है d, ये छूट रहा था। तो ये मुझे a का मान मिल गया। ठीक है बेटा, मुझे क्या मिल गया, a का मान मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, p प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है। a का मान मिल गया ना, अतः p प्लस क्यू पदों का योगफल। आप कहोगे सर आप d का मान क्यों निकाल रहे हैं, a का मान मैंने d के पदों में निकाल दिया है, और d की जगह पर d है, इसीलिए मैं d का मान नहीं निकाल रहा हूँ। सो p प्लस p क्यू पदों के योगफल n की जगह पर क्या है, n बट्टे 2, यानी कि p प्लस क्यू बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n की जगह पर क्या है p प्लस क्यू माइनस के 1, फिर आता है आपका d। ठीक है। मुझे a का मान पता है, यहाँ से उठा के मान मैं यहाँ रख दूँगा, 2, a का मान क्या है 1, अरे यार 1 लिखना था, p प्लस क्यू लिख दिया, p प्लस क्यू माइनस का है, अब लिख दिया तो क्या कर सकते हैं, माइनस लिख दो, यहाँ प्लस 1 बट्टे में 2, गुणे में है d, फिर प्लस p प्लस क्यू माइनस के 1, फिर है d, 2 से 2 कटा। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब आगे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये बाहर आपका क्या है p प्लस क्यू बट्टे में 2। ठीक है। अब देखो d अगर बाहर निकालोगे, यहाँ से देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कटा, ये माइनस का p प्लस का p कटा, ये माइनस का q हो जाएगा, प्लस का q कटा, तो यहाँ बचा सिर्फ 0। किसी भी संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था 0, यानी कि p प्लस क्यू पदों का योगफल क्या गया 0। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और मैं रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि बच्चों वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार ज़रूर देखा करो, बेहतर कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11,
करें यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p प्लस क्यू प्लस आर पदों का योगफल ए बी सी तथा सी हो तो हमें ये सिद्ध करना है। ये भी क्लास 10th लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 11। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं बच्चों, प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी, बार बार लिखने से अच्छा मैंने बताया, समझ जाओगे। हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ को अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन, है ना। हमें गिवन क्या दे रखा है, ब्लर क्यों हो रहा है, देखो हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर पदों का योगफल, यानी कि जो एच पी पदों का योगफल हमें ए दे रखा है, एच क्यू पदों का योगफल हमें बी दे रखा है, और एस क्यू के बाद आर, एच आर पदों का योगफल सी दे रखा है, ठीक है। सो एन की जगह पर पी है यहाँ पर, यानी कि पी बट्टा 2, प्रथम पद ए मान लिया हमने, 2a प्लस एन माइनस, एन की जगह पे पी रखना है, p माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर है, a के बराबर। यह आ जाएगा q बट्टे 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये है b के बराबर, और r बट्टे 2, 2a r माइनस 1, यह है c के बराबर। ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एशन वाला सूत्र तो पता ही होगा ना, वहीं रखा है हमने, n बट्टा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र में रखा है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है हमारा, n की जगह पर p रख दिया है, n की जगह पर q रख दिया है, n की जगह पर r रख दिया है। ये 3 समीकरण हमारे पास दे रखे हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी। हमें सिद्ध करना है, ये देखो, इसको सिद्ध करके ज़ीरो लाना है, ठीक है। बस ध्यान रखिए क्या दे रखा है, a बट्टा पी, यहाँ है q माइनस आर, b बट्टा क्यू, r माइनस पी, और फिर है c बट्टा आर, हाँ p माइनस क्यू। इसको सॉल्व करके हमें ज़ीरो लाना है। तो मुझे क्वेश्चन ही बता रहा है कि बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब लेफ़्ट साइड को लेकर तुम्हें राइट साइड ज़ीरो ही लाना है, यानी कि जहाँ आपका क्यू दिख रहा है, देखो ये, ठीक है ना, क्यू दिख रहा है आपको, क्यू माइनस आर से गुणा करना है ए में, फिर पी से भाग दे देना है, फिर देखो आर माइनस पी से गुणा करना है बी में, और फिर क्यू से भाग दे देना है, और फिर सी में p माइनस क्यू बट्टे आर से गुणा कर देना है। तो देखो कि समीकरण 1, 2 व 3 में क्रमशः, देखो यहाँ पर a है ना बेटा तुम्हारा, यहाँ a है, ठीक है, a के साथ क्या है, q माइनस आर बट्टा पी है, तो समीकरण ऐसे ही आइडिया लग जाएगा, q माइनस आर बट्टे पी, आर माइनस पी बट्टा क्यू, और c माइनस आर बट्टा पी माइनस क्यू से गुणा करके भाग देने पर, सॉरी से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है ना, गुणा करके जोड़ने पर। और अभी एक चीज़ भी बताऊँगा, कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरफ क्या है, p बट्टा 2, पहले वाले में इससे गुणा करना है, p बट्टा 2 है तो पहले यही चीज़ लिख देते हैं, q माइनस आर बट्टे पी, ठीक है, और इधर जो था 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, फिर गुणा करना है r माइनस पी बट्टे क्यू, गुणा करके फिर जोड़ना भी था तो जोड़ चिन्ह लगा दिया। फिर दूसरा वाला है q बट्टे 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी, ठीक है, और फिर प्लस बाएं वाला बाएं तरफ करके जोड़ना है, दाएं वाला दाएं तरफ करके जोड़ना है ना। तो पहले बाएं वाला हिसाब लगा रहे हैं, इस तरफ बाएं वाला बाएं तरफ, फिर दाएं वाला दाएं तरफ करेंगे। फिर क्या करना है, सी, नहीं सी तो उधर है, सी क्यों लिख रहा हूँ, पी
माइनस क्यू बट्टे आर, और इधर है इस गुणे में आर बट्टा 2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब बाईं तरफ दाईं तरफ ए के साथ यहाँ है ना, दाईं तरफ ए है। अब ए के साथ किससे गुणा कर रहे थे हम, इससे। क्या कर रहा हूँ, क्यू माइनस आर है ना, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बी बट्टा क्यू आर माइनस पी सी बट्टा आर पी माइनस क्यू। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, इस तरफ तो कोई लोड नहीं लेना है, ये तो चीज़ आपको लानी है। ये ना कट पिट के, कई बच्चे का गुणा भाग करने में ये कट पिट के 2-3 लाइन तुम सॉल्व करो और ये कट के ज़ीरो ही आएगा। अगर मैं कट पिट के सॉल्व कर दिखाने लग जाना बहुत टाइम लग जाएगा। ये सारे कट पिट के जाते हैं, सारे कट पिट के ज़ीरो दे देगा, और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। ठीक है, यही दोस्तों आपको प्रूफ करना था, और ये चीज़ आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बस प्रैक्टिस है। कई बच्चे ना सोच रहे हैं भाई कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे काटूं, काटने में ही पूरा 5-10 मिनट लगा देते हैं। भाई कट के ज़ीरो ही आएगा, 2-3 लाइन सॉल्व करो और सारा काट के दिखा दो कि भैया ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि आंसर तुम्हें पता है कि लाना तुम्हें ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो ही आएगा। और ज़ीरो कब आता है, जब सारे आपस में कट जाते हैं, तो उसकी लोड नहीं लेनी है। और ये क्वेश्चन भी 10th लेवल का था, जो कि आप 11th पे पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 अभी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आपने किया भी है, ठीक है। इसको अब हम करते हैं। कह रहे किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात m स्क्वायर तथा n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि mवे तथा nवे पदों का अनुपात इतना इतना होगा। बिल्कुल एकदम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा आपने थोड़ी देर पहले किया था, बस इसमें शाब्दिक तौर पर है। वहाँ पर 18वें पदों में बोला गया था और इसमें शब्द में बोल रहा है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के क्या, किसी समांतर श्रेणी के, एक ही समांतर श्रेणी, माना उसका प्रथम पद, माना AP का प्रथम पद A व सार्वंतर D है, ये हमने मान लिया, ठीक है बच्चों। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिया क्या है, दिया को अंग्रेजी में गिवन बोलते हैं। गिवन है क्या है, हमें कह रहे हैं m पदों का योगफल तथा n पदों का योगफल sm बट्टा n। अनुपात का मतलब बट्टे में क्या दे रखा है, m स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है कि mवे पद, mवे पद और nवे पदों का अनुपात हमें ज्ञात नहीं करना, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि 2m-1 बट्टा 2n-1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है एक्चुअली, ठीक है। चलो आपको सूत्र तो पता ही है, n की जगह बस m रखा है, तो क्या होता है m बट्टा 2 2a प्लस n की जगह पर m रखा जाएगा, m-1 इंटू डी। यहाँ आ जाएगा n की जगह पर n ही रखना है, n बट्टा 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर क्या है, m स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर, ठीक है। इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से एक m कम हो गया, इधर से एक n कम हो गया, क्या बचा 2a प्लस m-1 इंटू डी, 2a n-1 इंटू डी, इधर m और इधर n, ठीक हो गया। ये 2 नहीं चाहिए होता है क्योंकि पद में बात करनी है, ठीक है। आपको पता ही होगा an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। पदों की अगर बात करोगे तो a अकेला होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 से भाग दे दूँगा, ऊपर नीचे 2 हो जाएगा, इसके बट्टे में भी 2 आ जाएगा, अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। आप कहोगे सर हम तो पहले से ही स्मार्ट हैं, थोड़ा सा स्मार्ट क्या बनना है कि देखो ये पदों में बात करेगा, ये पदों के हिसाब से बात करेगा, तो यहाँ इकलौता m बचा है, इकलौता n बचा है, यानी जहाँ पर m लिखा हुआ है ना, आपको क्या लगा, m की जगह पर क्या चाहिए मुझे, 2m-1 चाहिए,
और n की जगह पे मुझे क्या चाहिए, 2n-1 चाहिए। आइडिया, क्वेश्चन ही बता रहा है बेटा तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या रखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार mवे और nवे पद के लिए माना m की जगह पर तुम क्या रखोगे, 2m-1, और n की जगह पर तुम क्या रखोगे, 2n-1। बस तुम रख के जब देखोगे ना, m की जगह पर रखो 2m-1, ऑलरेडी माइनस के 1 है, बट्टे में 2। यहाँ क्या है, n की जगह पर 2n-1, ऑलरेडी माइनस के 1 है, बट्टे में 2। और इधर आ जाएगा 2m-1, 2n-1। मैंने बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से 2 ओवरनिस्ट आ जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, तो एक ओवरनिस्ट ले लोगे, 2 से 2 कट गया, 2n-1 -2 ओवरनिस्ट ले लोगे। इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता जैसे मैं समझा रहा हूँ। ये क्या बचा बेटा, ये बचा a + m-1 इंटू डी, और ये क्या बचा बेटा, ये बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, mवा पद, इसका मतलब क्या हुआ, nवा पद। यही तो मैं सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था हमें, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। हो गया आराम से। ठीक है बच्चों, आराम से कर दिया हमने इस क्वेश्चन को भी सिद्ध। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। 12वें पद में आ जाओ। कह रहे किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात इतना और इतना है, तो दर्शाइए कि mवे तथा nवे पदों का अनुपात इतना इतना होगा। ठीक है, सो देखिए क्या दे रहा है, किसी समांतर mवे और nवे पदों का अनुपात। अच्छा ये तो मैंने कर दिया, दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ, हैंग हो रहा है दिमाग। कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के nवे पदों का योगफल इतना है, nवे पदों का योगफल इतना है, तो इसका mवा पद 164 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, ये शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, कह रहे हैं nवे पदों का योगफल यानी कि Hn 3n² + 5n दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, mवा पद 164। mवा पद का मतलब a + m-1 इंटू डी 164 दे रखा है। तो अगर हमें m का मान निकालना है, हमें क्या निकालना है, m का मान निकालना है, ये बोला क्वेश्चन में। तो m का मान निकालने के लिए आपको a का मान और d का मान पता होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। Hn का संबंध दे रखा है, यहाँ से आप निकाल सकते हो a और d आराम से, चूँकि जो H1 होता है वही प्रथम पद के बराबर होता है ना। तो n की जगह पर 1 रखो, 3 + 5 यानी कि 8। देखो e तो बेटा हमारा 8 आ गया, क्योंकि a1 को हम ये बोलते हैं, 8 आ गया। अब तुम्हें d चाहिए, H2 रखो, n की जगह पर 2 रखना है हमें। H2 का मतलब होता है a1 + a2, 2 पदों का योगफल। रखो n की जगह पे 2, तो ये 4 × 12 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22। यानी कि a1 + a2 हमारे पास कितना है, 22 है। a1 का मान कितना, 8 प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 बचेगा, 14 और 8 22। तो द्वितीय पद मेरा 14 है, हमें चाहिए सर्वांतर डी। क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 14 - 8, 14 में से 8 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो हमें डी भी मिल गया, हमें ए भी मिल गया, जो कि हमें यहाँ चाहिए था। अब ए
ए का मान देखो चौकी करके लिख देना, ए प्लस एम माइनस वन कितना है हमारे पास, यहाँ डी भी 164 है, ए का मान 8 है, एम निकालना है और डी का मान 6 है। 164 प्लस काट इधर के माइनस काट हो जाएगा, 14 में से 8 गया कितना जाएगा 6, यहाँ से इसने हासिल दे दिया था 156 बचेगा। ये 6 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 6 दूनी 12, 36 हो गया, 6 चंग 36, माइनस के 1 इधर के क्या हो गया प्लस का 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 27 आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा दिया आपको। अगर फिर भी किसी पार्ट पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार ज़रूर देखें दोबारा। ठीक है, मैं बहुत ही इजी वे में सब कुछ समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 14वां क्वेश्चन, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्या डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 5 ऐसी संख्या डालनी है कि वो क्या बन जाए, एक समांतर श्रेणी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्या डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 14वां। ठीक, सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 और 26 के बीच, 5 और ये 26 है, इसके बीच कितनी संख्या डालनी है हमें, 5 संख्या डालनी है। यानी कि ये तो प्रथम पद है, यानी कि A2 A3 A4 A5 A6, 5 संख्याएँ हो गई। यानी कि ये कौन सा नंबर पर है, A1 और ये A7 है। ठीक है, चूँकि जो A7 है बेटा वो मेरा 26 है, A7 को मैं लिख सकता हूँ A + 6D। ठीक है, और मेरा A कितना है, A मेरे पास 5 है। ठीक है, 5 उधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 21, तो डी का मान आ जाएगा 21/6। ठीक है, कोई दिक्कत, सही किया है ना हमने, गड़बड़ तो नहीं कर रहे। 5 लिखा है या 8 लिखा है, क्या है, 5 और 26 लिखा हुआ है ना, जो भी है तरीका समझ, 5 के हिसाब से हमने कर दिया। अब देखो हमें इन पदों को निकालना है। क्वेश्चन बोला इन पदों को याद किया, A2 का मतलब होता है A + D। ए आपके पास 5 है और डी आपके पास इतना है, इसको आप आगे हल करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर आपका A3 निकालना है। A3 आपका क्या होगा, A3 आपका होता है A + 2D। ए आपका 5 है, 5 + 21/3, ये आपका A3 आ जाएगा। A4 निकालना है, A + 3D। A5 है 3D, ये 3 और ये D है 21/6। ठीक है, 3 दूनी यानी कि 5 + 21/2। इसको सरल करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, A5 निकालना है। A5 का मतलब होता है A + 4D। ए आपका 5 है, 4, डी का मान आपका 21/6 है। तो 2 दूनी 2 तियाँ यानी कि 5, 21 दूनी 42/3। इसको आगे सरल कर लेना और मुझे कमेंट करके इनके आंसर आपको बताने हैं। देखता हूँ किस बच्चे ने सरल सही से किया, वो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना आराम से। मुझे कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि सर A2 इतना होगा, A3 इतना होगा, A4 इतना होगा, A5। जिसका सही आंसर होगा उसको मैं प्रॉपर हार्ट दूंगा और रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सो आई एम वेटिंग गाइस, देखते हैं किसका सही होता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 15वां कह रहे हैं यदि ये जो ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य हों, ए और बी के समांतर माध्य हमें ये दे रखे हैं, तो एन का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, लेकिन समांतर माध्य के बारे में मैं हमको पहले ही बता चुका हूँ प्रॉपर, है ना, पार्ट 1 में बेसिक्स जब मैं आपको समझा रहा था। देखो यदि ए व बी
ए व बी समांतर श्रेणी में है तो समांतर माध्य पता है क्या होगा? समांतर माध्य आपका क्या होता है? उन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं, ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ और दे रखा है, प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है कि इसका जो समांतर माध्य ए और बी का वो कुछ और ही है, यह दे रखा है। तो n का मान हमें ज्ञात करना है। ए एन प्लस बी एन और यहाँ दे रखा है ए एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन। इसका समांतर माध्य तो होता ही है, लेकिन ये भी समांतर माध्य है और ये भी समांतर माध्य है। ये भी दोनों में क्वेश्चन में दे रखा है। ए और बी समांतर श्रेणी में तो उसको समांतर माध्य ए प्लस बी बट्टे दो होगा, परंतु क्वेश्चन में इनका समांतर माध्य इसके बराबर दे रखा है। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ को प्रदर्शित कर रही है और हमें n का मान निकालने के लिए बोला गया है कि बताओ बच्चों n का मान क्या होगा। ठीक है, हमें बताना है कि n का मान क्या होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों, हम कर सकते हैं गुणा। 2 से तो इधर गुणा हो जाएगी, 2 a की पावर n b की पावर n और यहाँ से इसकी गुणा हो जाएगी a प्लस बी ए की पावर n माइनस वन बी की पावर n माइनस वन। तिरछे गुणा कर दी हमने। अब बस गुणा भाग ढंग से करते रहो, आपको आपका आंसर मिलता रहेगा। अब इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a की पावर n 2b की पावर n। a से गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ से आ जाएगा a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस वन प्लस b a की पावर n माइनस वन। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ से b की पावर n आ जाएगा। ठीक है, 1 की पावर n इधर के माइनस कर दो, 2 1 की पावर n से 1 n घट जाएगा तो a की पावर n बचेगा। ये प्लस का इधर के माइनस का होगा तो ये b की पावर n बचेगा। ये है a b की पावर n माइनस वन b a की पावर n माइनस वन। ठीक हो गया। अब ये प्लस के इधर के क्या होगा? माइनस का होगा। ये प्लस का इधर के क्या हो गया? माइनस का हो गया। ये प्लस का इधर के क्या हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है, अब आप कुछ यहाँ से उभयनिष्ठ निकालिए और यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाने की चेष्टा कीजिए। देखिए, यहाँ से आपका ए की पावर n नहीं बनेगी। इसको और इसको साथ में ले लो, यहाँ दिख रहा है ना, और इसको और इसको साथ में ले लो, तब बात बनेगी। ए की पावर n बी ए की पावर n माइनस वन, इसको इसको साथ में लिया, बी की पावर n माइनस ए बी की पावर n माइनस वन, इसको इसको साथ लिया। ठीक है, इधर से देखो ये कम घात है तो कम घात कॉमन आती है, ज़्यादा घात कॉमन नहीं आती है। तो ए की पावर n माइनस वन आपने उभयनिष्ठ निकाला। ठीक है, और यहाँ ए की पावर n है। ठीक है, और यहाँ ए की पावर n माइनस वन बी है। देखो यहाँ से तो b बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या बचेगा? ठीक है, यहाँ से आपने n माइनस वन, देखो तो तरीका क्या होता है, जो भी घात होती हैं उसमें से ये घात क्या कर दो? माइनस कर दो। n से n कटा, प्लस के 1 बचा, तो घात में जो भी है उसकी घात में 1 लिख दो, ये बचेगा। सिंपल तरीका। यहाँ से भी कौन माइनस करोगे तो b की घात और यहाँ ए बच जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? नहीं। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस बी उभयनिष्ठ ले लो तो यहाँ से बचेगा a माइनस वन बी माइनस वन। अब दो चीज़ों का गुणनफल ज़ीरो है, दो चीज़ों का गुणनफल ज़ीरो है, a और b। चूँकि अगर तुम a माइनस बी को ज़ीरो लोगे तो a बराबर b आ जाएगा, जो कि असंभव है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। अगर ये ज़ीरो नहीं तो इसको ज़ीरो होना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका गुणनफल ज़ीरो कैसे आ जाएगा, है ना। अब इसको ज़ीरो लेना पड़ेगा। अब
ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर n माइनस वन, ज़ीरो ले लोगे तो माइनस वन, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसके गुणे में कुछ नहीं तो वन ले लो, तो ए की पावर n माइनस वन बट्टा गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, ये वन हो गया। तो यानी कि ए बट्टा बी टोटल की पावर n माइनस वन हो जाएगा। और वन की पावर तुम कुछ भी लिख सकते हो, है ना, वन की पावर तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो बट ऐसा करने से तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें n करना, n का मान निकालना है। तो ऐसा मत करो, तुम क्या करो, वन चाहिए तो किसी की भी घात अगर हम ज़ीरो कर देते हैं, किसी की भी घात हम ज़ीरो कर देते तो उसका मान वन होता है। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए किसी की क्यों करूं, मैं ए बट्टा बी कर दूं ताकि मैं तुलना कर पाऊं। ए बट्टा बी की घात ज़ीरो, उसका मान भी एक ही होगा। अब मैं तुलना कर दूंगा क्योंकि दोनों के बेस बराबर आ गए, तुलना कर दूंगा ए बी ये बी, तो n माइनस वन क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक बार ज़रूर दोबारा देखिएगा वीडियोस को अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहने m संख्याओं को 1 तथा 31 के रखने पर अनुक्रम एक समांतर श्रेणी और सातवीं एवं माइनस वनवीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है हमारे पास, m संख्या, टोटल संख्या m है। m संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और सातवीं एवं m से जो पहली संख्या है उसका जो अनुपात है वो 5:9 हो, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे बोला क्या। ठीक है, ये चीज़ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन समझोगे तभी क्वेश्चन को कर पाओगे, ऐसे डायरेक्ट मत घुस जाओ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझो। कह रहे हैं कि हमारे पास संख्या 1 है और 31 है, ये दो संख्या है हमारे पास ऑलरेडी। इनके बीच m संख्याएं रखी जा रही हैं, इनके बीच m संख्याएं रखी जा रही हैं, a1 a2 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा am। m संख्याएं रखी गई हैं, तो कितनी संख्या होगी टोटल, ये m संख्या है और ये दो और है, तो m+2 संख्या है टोटल। हमारे पास कितनी संख्या है, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या m+2 है। इतने m पद और ये दो पद, m+2 है ना, इतनी टोटल संख्या है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक समांतर श्रेणी है, सातवीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात इतना है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। सातवीं, अगर आपको सातवीं पद देखा जाए तो वो क्या होगा, और ये 31वां पद क्या है, अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या होगा, ये होगा अंतिम पद, यानी कि m+2वां पद अंतिम पद है। और ये बेटा मेरा क्या प्रथम पद है, प्रथम पद a हमारे पास 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम पद आपको पता है an बराबर क्या होता है, a प्लस, अरे बेटा n लिखना था ना, n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर क्या है मेरा बेटा, ये m+2 पद क्या है, 31 है, यहाँ रख दूँगा, a की जगह पर 1 रखूँगा, और m+2 है, यहाँ m+2 रखूँगा, माइनस के 1 डी। तो ये प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा m+1 डी। प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस, और सॉरी ये m+1 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये डी का मान आ गया m के पदों के रूप में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ पुनः प्रश्नानुसार।
पुनः प्रश्न में क्या बोला गया है बेटा कि जो सातवां पद है, ठीक है, और m-1वां पद है, उसका जो अनुपात है वो 5:9 है। ये मैं नहीं बोल रही, किताब बोल रहे हैं। कह रहे हैं सातवां पद एवं m-1वीं पदों का जो अनुपात है वो इतना है, तो m का मान क्या होगा। सातवां पद का मतलब क्या हुआ, a + 6d, और m-1वां पद यानी कि a + m-1 -1 × d, यही तो सूत्र होगा, यही तो सूत्र होगा, है कि नहीं। सही कर रहा हूँ ना मैं। आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो किस में, एक मिनट, मेरे से भी थोड़ी सी गलती हुई है। क्या, एक समांतर श्रेणी है और सातवीं एवं m-1वीं संख्या का अनुपात 5:9 है। सातवीं, ठीक है, सातवीं और m-1वीं पदों का अनुपात 5:9 है। तो देखो क्या है, सातवीं, अगर आप सातवीं देखोगे, ये जो संख्या, इसका जो सातवां है ना, इसका जो सातवां पद है श्रेणी का 8वां पद है। समझ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि टोटल m पद आपने इसके अंदर डाले हैं और ऑलरेडी 2 पद थे, ठीक है, तो m + 2 पद हो गए थे। अब इसका जो सातवां पद है, ठीक है, लेकिन श्रेणी से पहले भी तो एक पद है, तो टोटल इसका सातवां पद, तो श्रेणी का 8वां पद, तो यहाँ पर आप 6 नहीं कर सकते, सातवां का मतलब 8वें पद से है, तो यहाँ आपको 7 लिखना पड़ेगा, a + 7d। और यहाँ पर m-1 बोला तो m पद हो जाएगा, ठीक है, एक पद और बढ़ा दोगे तो m-1 में एक पद जोड़ोगे तो m हो जाएगा, है ना। -1 + 1 -1 + 1 कट जाएगा, जैसे आप +1 करोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, m-1 पद आ जाएगा। ये आपको 5:2 दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए d का मान अभी आपने निकाला था 30/m + 1, और d का मान है 30/m + 1, इधर है 5/9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुणा भाग करना है। तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, a का मान तो 1 है हमारे पास, पता है, वो a का मान रख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 7 30/m + 1 1 + m-1 m + 1, इधर हमारे पास है 5/9, ठीक है। अब हल करना है, हल करेंगे, लॉसअप आ जाएगा m + 1 एकम m + 1, और ये आ जाएगा 7 × 21 210, m + 1 m-1 × 30, m + 1 5/9 है, इससे ये कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा देखो, 210 और 1 211, नीचे बचा m + 1 30m - 30 5/9, ठीक है। अब थोड़ा हल करेंगे, तिरछे गुणा करो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और तो 9m × 211 × 9, ठीक है। यहाँ से 30 और m 31m × 5 प्लस -29 × 5, ठीक है। सो यहाँ से आ गया देखो 9m, इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 1899, ये आ जाएगा आपका 5 × 5 155m, और 29 पंजे 145। m को एक तरफ रखो, माइनस का इधर के प्लस का हो गया, और ये प्लस का इधर के माइनस का हो गया, यहाँ से आ जाएगा 146m, और यहाँ से आ जाएगा 2044। ये गुणा में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 2044 × 146,
ठीक है, काटोगे 146 से कम 146, m का मान 14 बार 14 आ जाएगा। गुणा भाग सरल करना तो आता ही होगा, बस यही हो गया, आ गया m का मान। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगर आपको किसी भी पार्ट में ना बच्चों थोड़ा सा भी डाउट लगे तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर देखना। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। कहने एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है, यानी कि ए आपका 100 हो गया। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये की प्रति माह बढ़ाता है, यानी कि डी आपका 5 हो गया, एक फिक्स अमाउंट बढ़ रहा है। 30वीं किस्त की राशि क्या होगी, यानी कि A30 निकालना है आपको। ठीक है, 30वां पद निकालना है आपको। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया यार, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना है एग्जाम में, है ना। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार में क्या दिया हुआ है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है कि जो प्रथम पद है, पहली किस्त है, वो 100 रुपये है। हर महीने हर सप्ताह 5 रुपये बढ़ रहा है, डी आपका 5 है। आपको 30वीं किस्त कितनी देनी है वो आपको निकालनी है, A30 आपको निकालना है। ठीक है, A30 का मान A + 29D, ए का मान 100, डी का मान 5, 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 245 रुपये आपको देनी पड़ेगी 30वीं किस्त। आंसर, इतना आसान क्वेश्चन कहाँ आ जाता है एग्जाम में। ठीक है बेटा, आराम से हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे एक बहुभुज, बहुभुज मतलब उसकी कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, कि दो क्रमिक मतलब लगातार 2 क्रमिक अंतःकोण जो होते हैं उनका जो अंतर है वो 5 डिग्री है। ठीक है, यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का हो तो उन बहुभुजों की संख्या कितनी होगी वो आपको बतानी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुभुज मतलब ऐसा, उसमें कितनी भी भुजाएं वो में हो सकती हैं, इसलिए तो हमें n निकालना है कि वो जो बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं वो हमें पता करनी है। अब देखो, अगर तुम्हें बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, बहुभुज की भुजाओं में कोणों का योगफल, टोटल जो कोणों का कुल योगफल होता है, उसका एक सूत्र पढ़ा होगा आपने छोटी कक्षा 7-8 में। याद आ रहा है आपको? क्या होता है? n-2 गुणा 180। इसी से अगर 3 भुज है, त्रिभुज है, तो इस सूत्र में रख के देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। चतुर्भुज है, n की जगह 4 रख के देखो। ठीक है, पंचभुज है, n की जगह 5 रख के देखो, आपको कोणों का योगफल का मिल जाएगा आइडिया। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ क्या बोली गई है, देखो, एक बहुभुज के दो लगातार क्रमिक अंतःकोणों का जो अंतर है वो 5 डिग्री है। अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री, यानी कि डी हमारा 5 है। सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है, यानी कि ए आपका 120 डिग्री का है, ए शुरुआती वाला। तो बहुभुजों की संख्या क्या होगी, यानी कि n ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे दिया है करके लिख लीजिए। दिया है ए बराबर 120, डी बराबर 5, है ना, ये सही रहेगा। अब भुजाओं की, क्योंकि ये ए पी के फॉर्म में आ रहा है योगफल, एशन बराबर n-2 गुणा 180, ये तो होता ही है। और एशन का सूत्र ए बी के करस्पॉन्डिंग से इस तरीके से होता है, n/2 2a + n-1 × d। है ना, इस वे में होगा। सो देखिए, ये n तो हमें निकालना है, n/2। ए हमें क्या दे रखा है 120, n निकालना है। डी हमें दे रखा है 5, n निकालना है 180। ठीक है, अब आगे थोड़ा हल करते हैं।
हल करेंगे आगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा, है ना। सो देखिए इधर क्या बचा, n-2 180 दूनी 360 हो जाएगा। और इस तरफ क्या बचा, n ये 240 हो जाएगा, 240, ठीक है। और 5n-5 तो कुल मिला के यहाँ से हो जाएगा 5 घटाओगे तो 235 प्लस 5n, गुणा करोगे अंदर तो ये हो जाएगा 5n² 235n, ठीक है। और ये 360n माइनस के 720 एक तरफ लेके आओ इस सबको। थोड़ा सरल कर सकते थे, 5 कॉमन लेके, है ना, कर लेते, नहीं तो बाद में और दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा हल कर लेते हैं। 5 उपनिष ले लो, 5 उपनिष ले लो, n को यहाँ रखते हैं, 5 चौके 20, 5 7 35 और यहाँ सिर्फ n बचेगा, 5 से काट भी दो इसको, 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये सही है, इसको थोड़ा बड़ा चौड़ा और लंबा चौड़ा चौड़ा था ना, n² प्लस 47n, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है, n² प्लस 47n माइनस के 72n, इधर आके माइनस के 72n हो जाएगा, और माइनस के 72 दूनी 144 माइनस का है तो इधर आके 144 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, n² माइनस के 25n बचेगा और प्लस के 144। अब एक द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण तो आपको हल करना आता ही होगा, ठीक है। ऐसी 2 संख्या लेनी जिनको गुणा करें तो 144 आए और जोड़े तो 25 है। 16 नंबर 144, 16 और 9 जोड़ोगे तो 25 मिलेगा, माइनस के 16n और 9n। ये सब तो कक्षा 9 से सीख चुके हैं, ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है गुणनखंड करना। n उपनिष्ठ आ जाएगा n-16, यहाँ से 9 उपनिष्ठ आ जाएगा n-16। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। यदि n-16 बराबर 0 तो n का मान प्लस के 16 हो जाएगा। यदि n-9 बराबर 0 तो n का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें बोली जा रही है। अब n के मान 2 आ गए, क्या दोनों आंसर होगा? नहीं, दोनों आंसर नहीं होंगे, इनमें से कोई एक ही आंसर है और वो है 9, ठीक है। क्यों? आप कहोगे सर 9 कैसे आंसर हो जाएगा? देखो, जो संतुष्ट करेगा दोनों समीकरणों को, इसको भी संतुष्ट करेगा, यहाँ n की जगह पर 9 रखोगे, और इसको भी संतुष्ट करेगा, ये वाला, ठीक है। तुम जब n के जगह पर 16 रखोगे ना, संतुष्ट नहीं करेगा दोनों, इधर कुछ आ रहा होगा, इधर कुछ आ रहा होगा। लेकिन जैसे तुम n की जगह पर 9 रखोगे, दोनों तरफ बराबर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये संतुष्ट नहीं करेगा और ये कर देगा, अर्थात जो बहुभुजों की संख्या होगी, बहुभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा? 9 होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने आराम से कर ली है। पार्ट 1 मैंने पहले ही करा दिया था, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। और इसका जो 9.3 है, 9.4 है, वो मैंने पहले ही करा दिया है, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट है, और नई सीरीज़ हम डिजिटल बोर्ड पर भी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। क्लास 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है डेली, आप उस पर भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। किसी भी चीज़ की आपके कोई डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, हमें ज़रूर बताएं।